तलकात का भयानक निजाम। आशिक ने अपनी ही महबूबा के ऊपर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। आग लगने की वजह से इस लड़की की मौत वाकया हो जाती है। अब ये लड़की कौन थी कि उस मर्द के साथ नाजायज तलकात किस वजह से बने और उसने इसको पेट्रोल छिड़कर आग क्यों लगाई, इस वाकये की मुकम्मल डिटेल आज की इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, लाहौर के इलाका मनावा का एक दर्दनाक वाकया आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप लोगों के पांव तले जमीन निकल जाएगी कि इस मुआशरे के अंदर इस तरह के दरिंदा नमा लोग भी रहते हैं जो कि किसी की जान लेते वक्त ये भी नहीं सोचते कानून हमें क्या सजा देगा और उसके बाद हमारी जिंदगी का क्या हाल होगा। इलाके मनावा में एक खूबसूरत सादिया नामी लड़की रहती थी और 2018 में वो MBA पास करती है। MBA पास करने के बाद उसकी वालदा ने रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। करते कराते एक रिश्ता मिलता है जो कि लड़का दुबई में रहता था और नाम उसका काशिफ बताया जा रहा है। अब इस लड़की की उम्र तकरीबन 25 से 26 साल। जब रिश्ते की बात होती है तो काशिफ और जो सादिया है इनका रिश्ता तय हो जाता है और उसके बाद बड़ी धूमधाम से शादी होती है। काशिफ पाकिस्तान वापस आता है और शादी करने के कुछ अरसा बाद अपनी बीवी के साथ कुछ अरसा गुजारता है और वापस दुबई चला जाता है। जाते अपनी बीवी को कहता है कि वहां पर जाकर कागजात तैयार करवाऊंगा और आपको भी दुबई बुला लूंगा। अब इसी दौरान काशिफ का बड़ा भाई उसी घर के अंदर रहता था जो कि सादिया का जेठ लगता है रिश्ते में। वो सादिया को प्रपोज करने लग जाता है, उसके ऊपर गंदी नजर रखता है और बार बार उसको फोर्स करता है कि वो उसके साथ नाजायज तलकात बनाए और इसको कहता है कि अब मेरे भाई से डिवोर्स ले लो और मेरे साथ शादी कर लो। अब ये बात सादिया ने अपने शोहर को बताई और उसको कहा कि आपका जो भाई है ये मेरे ऊपर गंदी नजर रखता है और बार बार मुझे तंग करता है। पर काशिफ यकीन नहीं करता, उसको लगता है कि ये दुबई आने की वजह से मेरे भाई के ऊपर इल्जामात लगा रही है ताकि मैं कागजात तैयार करवाऊं और इसको भी अपने साथ ले जाऊं। पर काशिफ अपनी बीवी को समझाता है कि वो इस तरह का नहीं है, वो लिहाजा आपके साथ इस तरह की बात कर ही नहीं सकता। अब इसी दौरान करते कराते 8 से 9 माह का अरसा गुजर जाता है। अल्लाह ताला ने फूल जैसी बेटी की नेमत से नवाजता है। अब जैसे ही इस घर में बेटी पैदा होती है तो सादिया की सास साथ लड़ाई झगड़ा करती है, गुस्सा करती है कि तुमने बेटी को जन्म क्यों दिया है, मुझे तो बेटा चाहिए था जो मेरा वारिस बनता, लेकिन तुमने एक बेटी को जन्म दिया है इसलिए शादी की थी। तरह तरह की बातें बनाती है जिस पर सादिया अपने शोहर को फोन करके ये सारा किस्सा बताती है कि आपकी वालदा ने ये बातें की हैं और उस बात पर इनके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। अब काशिफ जो था इसने छुट्टी ली, टिकट करवाने के बाद ये शख्स पाकिस्तान वापस आता है। घर में आकर अपनी वालदा से अपनी बीवी की सुलह करवाता है, बीवी को भी समझाता है, वालदा को भी समझाता है और घर का जो माहौल था, जो लड़ाई झगड़ा था, उसको ख़त्म करने के बाद मियाँ और बीवी के जो तल्लकात थे ये वही रूटीन शुरू हो जाती है कि जैसे कि इस घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा था ही नहीं। कुछ दिन काशिफ इधर गुजारता है और बीवी बार बार उसको कहती है कि आप मुझे कब दुबई लेकर जाएंगे, आपने तो कहा था शादी के बाद मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन 9 माह गुजर गए हैं, मैंने हमें बेटी भी दे दी है लेकिन अभी तक आपके कागजात तैयार नहीं हुए। काशिफ बार बार अपनी बीवी को कहता है, समझाता है, लेकिन इस पर बीवी फिर लड़ाई करती है और काशिफ गुस्से में आकर अपनी बीवी को कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ और वहां पर जाकर आपके लिए कागजात तैयार करवाऊंगा और आपको भी मैं साथ बुला लूँ। काशिफ फिर दुबई वापस चला जाता है तो उस घर के अंदर उसका जेठ, सास और जो बहू है सादिया, इनकी आपस में फिर से लड़ाई झगड़ा। अब जो जेठ था फिर वो अपनी भाभी के ऊपर इस तरह की नज़र रखता है, उसको बार बार इस चीज़ पे फोर्स करता है कि आप मेरे भाई से डिवोर्स ले लो, वो ख्याल नहीं रखता, आप मेरे साथ शादी कर लो, मैं आपको खुश रखूंगा। जब काशिफ दोबारा फिर दुबई चला जाता है तो तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर जाता है। लारे लगाते हैं कि मैं आज कागजात भेज रहा हूँ, आज कल, इस तरह करते कराते अल्लाह ताला ने एक और फूल जैसा बेटा देता है। अब जो सादिया थी ये अपने शोहर के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगी कि आप बार बार मुझे लारे लगा रहे हो कि मैं कागजात भेजूंगा। 2 साल गुजर गए हैं, अल्लाह ताला ने 2 बच्चे दे दिए हैं, लेकिन अभी तक आपके वो कागजात जो है वो तैयार नहीं हुए। जिस पर जो शोहर था गुस्से में आकर कहता है कि मैं आपको खर्चा भी नहीं भेजूंगा, आप बच्चों को उठाओ अपनी वालदा के घर में चली जाओ, वहां पर जाकर जिंदगी गुजारो, तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हारी वालदा तुम्हारे ऊपर और इन बच्चों के ऊपर खर्चा करेगी तुम्हें फिर पता चलेगा कि जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है और बुरुने मुल्क जाकर जॉब करके पैसे भेजना, फैमिली को देखना, ये सारे मामला करना कितना मुश्किल है। जिस पर सादिया जो थी वो अपने बच्चों को उठाती अपनी वालदा के घर ले जाती है, जबकि जो काशिफ था वो सिर्फ और सिर्फ इसको डराने धमकाने के लिए सब कुछ कर रहा था। यानी बच्चे उठाए अपनी वालदा के घर चली गई और वहां पर जाकर खुला का एक केस दायर कर देती है कि मैंने अब काशिफ के साथ रहना नहीं है, तलाक ही लेनी है। और उसके बाद खुला का केस जो है वो उसके हक में हो जाता है। अब सादिया ने बच्चे भी अपने पास रखे, वहां से डिवोर्स ले ली और क्योंकि ये पढ़ी लिखी लड़की थी इसने एक फैक्ट्री में CV देती है जिस पर इसकी जॉब हो जाती है। अब उसी फैक्ट्री के अंदर एक मुलाजम जो कि
افسر لیول کا تھا، اس کے ساتھ سعدیہ کے جو ہے وہ گپ شپ ہوتی ہے، جس کے بعد اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بن جاتے ہیں۔ وہاں پر سعدیہ کی جو سیلری تھی وہ بھی بہت اچھی تھی، وہاں سے سیلری آتی، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتی، اپنی زندگی کی تمام آسائشیں جو ہے وہ پوری کرنے لگ جاتی ہے اور کاشف کا خیال اپنے دماغ سے نکال دیتی ہے، جس کے بعد اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات بنے تھے، اس کا نام حسن تھا۔ حسن کے پاس گاڑی بھی تھی، پروٹوکول تھا، اور اس نے حسن کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اور حسن اور سعدیہ کے جو تعلقات تھے یہ بہت حد تک بڑھ چکے تھے، اور باہر ملنا، ہوٹلوں میں جانا، گھومنا پھرنا اور اس طرح کے معاملات کرنے لگ گئے۔ سعدیہ نے حسن کو کہا کہ اب جو ہے وہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ اب جو حسن تھا اس نے کہا کہ شادی میں آپ سے ضرور کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں آپ کے بچوں کو نہیں پالوں گا، بچے جس کے ہیں وہی پالے گا، میں صرف اور صرف آپ سے شادی کروں گا۔ اب سعدیہ گھر واپس آئی، اپنی والدہ سے بات کی، والدہ نے کہا ٹھیک ہے میں بچوں کو سنبھال لوں گی، آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ شادی کر لو۔ سعدیہ اور حسن فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کورٹ میرج کریں گے۔ اب سعدیہ ایک دن گھر سے تیار ہو کر جاتی ہے کورٹ میرج کے لیے، اپنی والدہ کو بتا کر جاتی ہے کہ میں شادی کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ حسن تھا وہ اس کو لے کر نہیں جاتا، کسی کام کی وجہ سے بہانے وغیرہ بنا کر جو ہے وہ شام کو سعدیہ کو واپس گھر بھیج دیتا ہے۔ یہ گھر واپس آتی ہے تو اس کی والدہ پوچھتی ہے کہ کیا آپ نے کورٹ میرج کر لی ہے؟ سعدیہ جواب دیتی ہے کہ حسن بیوی تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ اپنے کام وغیرہ کر لو، کل ہم جو ہے وہ شادی کے مطابق سعدیہ پھر اگلے دن گھر سے تیار ہو کر جاتی ہے، اور کچھ ہی دیر بعد سعدیہ کی والدہ کو ایک ان نون نمبر سے کال آتی ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ جل گئی ہے اور لاہور کے جناح ہسپتال کے برن سینٹر میں پڑی ہے، جا کر اس کو سنبھال لو۔ سعدیہ کی والدہ تھی، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، وہ بھاگی بھاگی اس ہسپتال کے اندر جاتی ہے، جا کر دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی جس کا جسم تقریباً 65% جل چکا تھا اور زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ اس پر وہ جواب دیتی ہے کہ حسن نے میرے اوپر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی، وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کو شادی کے لیے فورس کیا اور وہ مجھے استعمال کر رہا تھا، جس کے بعد اس کو غصہ آتا ہے اور وہ میرے اوپر پیٹرول ڈال کر مجھے آگ لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد سعدیہ کی والدہ نے 15 پہ کال کی، پولیس آئی اور وہ ساری سٹیٹمنٹ پولیس سعدیہ سے لیتی ہے کہ آپ کو کس نے جلایا، آپ کے اوپر پیٹرول ڈال کر آگ کس نے لگائی، جس پر سعدیہ جواب دیتی ہے، اور وہ ساری سٹیٹمنٹ لینے کے بعد کچھ ہی دیر بعد سعدیہ کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس نے اس حسن نامی شخص کے خلاف 302 کا مقدمہ درج کیا، جس کی مدعی بنتی ہے سعدیہ کی والدہ۔ اب اس کے بعد جو حسن تھا یہ عبوری ضمانت کروا لیتا ہے۔ جب کوئی شخص عبوری ضمانت پر ہوتا ہے تب تک پولیس اس شخص کو گرفتار نہیں کر سکتی جب تک اس کی ضمانت جو ہے وہ رہتی ہے۔ اب جیسے ہی اس کی ضمانت خارج ہوگی اس کے بعد پولیس اس شخص کو گرفتار کرنے کے بعد شامل تفتیش کرے گی اور انویسٹیگیشن کرے گی اس نے سعدیہ نامی لڑکی کے اوپر پیٹرول ڈال کر اس کو آگ کیوں لگائی۔ اس کے بعد اس واقعے کی مکمل حقیقت سامنے آ جائے گی کہ سعدیہ کی موت کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور اس کو قتل کرنے والا حسن نامی شخص کس غصے اور رنج میں آ کر اس کے اوپر پیٹرول ڈالتا ہے۔